Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome back to IS Cafe. As you all know, we had started the complete UPSC course on our channel along with the daily Hindu decoding session. And we had started with the GS paper 1, the geography portion, and one lecture has already been delivered to all the students. I hope you all have watched that video. Now, continuing after that video, today is the lecture number 2 for the basic concepts related to the climatology. So this was the chronology which we will be following in this complete session of the geography. We'll be first completing the climatology, then geomorphology, oceanography, Indian geography, human and economic resources. With this concept, with this pattern, we had started the climatology already. And in today's lecture, we will be discussing about the specific heat, the latent heat, what are the properties of ice and water, air pressure, pressure gradient force, relation between the temperature and pressure, wind, and the factors which determine the wind. So let's start our today's discussion. But before we start our today's discussion, I request all of you to please subscribe our channel, like and share. Now, let's start with the specific heat. इसको हमने briefly अपने पिछले lectures में भी समझा था. If I talk about a unit area, मतलब अगर मैं कोई एक unit area को consider करती हूँ, उस यूनिट एरिया का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की मुझे जरूरत है उसको स्पेसिफिक हीट बोला जाता है. आई रीइटरेटेड दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree Celsius of a unit area is known as specific heat. Let's suppose this is a unit area. ये लैंड का कोई भी हमने एक यूनिट एरिया मास ले लिया है. इसका टेम्परेचर अभी क्या है 30 डिग्री सेल्सियस. एंड इफ आई एम गिविंग हीट टू दिस सरफेस, तो द अमाउंट ऑफ हीट जो मुझे देनी पड़ रही है टू इंक्रीज इस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 से 31 करने में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर मुझे लगा है वो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा. अब इसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लैंड एंड विद द हेल्प ऑफ अ वाटर बॉडी. देखो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो डेजर्ट वाला एरिया, और यहाँ पे आप कोई भी जो वाटर बॉडी है उसको कंसीडर कर सकते हो. ठीक है. जो लैंड होती है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ही ज्यादा कम है. अगर किसी सरफेस की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत कम हीट उसको चाहिए जिसमें वो इंक्रीज कर सकता है अपना टेम्परेचर. तो यहाँ अगर मैं बोलती हूँ कि इसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए जो लैंड है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है समर्स में. यहाँ देखो मैप, देखो आप इंडिया, दिस इज हाउ अ मैप ऑफ इंडिया लुक्स लाइक. अगर सदर्न वाला पार्ट देखो तो राजस्थान जैसे स्टेट्स को आप कंसीडर कर लो जिसके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं दिखती, यानी वो क्या है, प्रॉपर लैंड एरिया है. लैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है. बहुत ज्यादा कम होने के कारण ये हीट अप जल्दी हो जाते हैं समर्स में, क्योंकि उस वक्त उनको क्या मिलती है, हीटिंग मिलती है. तो वो वहां पे आपको एक्सट्रीम समर वाली कंडीशंस जो है, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस जो है समर में मिलता है. अगर यहीं पे अगर मैं विंटर के बारे में बात करती हूँ तो इनको क्या है, हीटिंग नहीं मिलती है. तो जितनी जल्दी हीट गेन करते हैं उतनी जल्दी हीट लूज करते हैं. दिस इज द रीजन कि आप एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस यहाँ पे आपको मिलेगी. करेक्ट. तो दिस इज अबाउट द लैंड. लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट है इनकी वो कम क्यों होती है, क्योंकि लैंड जो होती है वो एक सॉलिड मैटर है. अगर सॉलिड है तो इनके जो पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत पास में है. पार्टिकल्स आपस में बहुत पास में है तो इनको जब हीट मिलती है तो ये करते हैं कंडक्शन. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. तो लैंड
is a solid material, solid object, and due to the solid property, the particles are placed close to each other, and due to conduction, it's the specific heat is very less, and it gets heated up very easily, and it loses the heat also very easily during the night or the winter. Here, with respect to the water, ये एक लिक्विड पोर्शन है, यानी यहाँ पे कन्वेक्शन देखा जाएगा, यानी यहाँ पे जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हीटिंग है वो ग्रो स्टेडली हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर होता है बैंगलोर जैसे इलाके में, मुंबई जैसे इलाके में, यहाँ पे आपको एक्सट्रीम सर्दी गर्मी की जो मौसम है वो नहीं दिखेंगे। क्लियर है? लैंड एंड वाटर की जो स्पेसिफिक हीटिंग है वो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसी को आप सीजनैलिटी भी देख सकते हो, जो अभी अभी हमने विंटर और जो गर्मी का जो कंडीशन उसको हम देखा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर। इसको एक्चुअली आप नेक्स्ट टॉपिक में कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है, इट्स क्लियर टू एवरीवन, करेक्ट। अब हम आते हैं, कुछ पूछना है स्पेसिफिक हीट पर, तो यू कैन आस्क टुगेदर while I'm teaching. You can write down in the comment section and we will answer you your each and every doubt very very efficiently at the same time. But I request you to note down your doubts and write down in the comment section at the same time, because एक भी concept छूटा तो आप लोग आगे follow on नहीं कर पाओगे. Okay? Now coming to the next basic concept, that is the latent heat. So it is a heat or a energy that is either absorbed or released during a phase change of a substance. Example से समझते हैं. For example, water. Atmosphere में water तीनों forms या phases में present होता है. Liquid है, solid है और gas है. ठीक है जी. इसका हम देखते हैं सबसे पहले solid form यानी कि ice. ठीक है. So this is your ice, the solid form. अब इसको अगर मैं हीट करती हूँ तो ये बदल जाता है आपके पास वाटर के अंदर, which is your liquid form. If I further heat this, it will get converted into the gaseous form, which is your water vapor. Okay? तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये पानी की जो फॉर्म्स चेंज होती है, that it gets changed into solid to liquid, liquid to the water vapor. So this form change is responsible for certain phenomena in the atmosphere, like the cyclones is there, the heating of the air columns and many more. Here, अब latent heat को हम समझते हैं एक मैप के थ्रू. I am drawing a map here, sorry, graph. This is showing the temperature increase and this is showing about the heat. Please focus. This is the point जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड में, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिया है, आइस लिया है. अब इस आइस को अगर मैं हीट करना स्टार्ट करती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, इफ आई स्टार्ट हीटिंग दिस आइस एज अ सॉलिड सब्सटेंस, तो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो आपको बढ़ता दिखाई देगा. समझ रहे हो आप कि ये है आइस जो कि सॉलिड सब्सटेंस है. इफ आई एम हीटिंग दिस, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. पर एक पॉइंट आएगा जब ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर. तो फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, अब एक पॉइंट आ गया कि जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, और ये टाइम पे जब वो आइस के पार्टिकल्स अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस वक्त आपको इसको कितनी भी हीट दो, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. तो ये हीट जो आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं. यानी कि यहां से यहां तक का जो टाइम है जब आप उसको हीट दे रहे हो, स्टिल उसका टेम्परेचर सेम है, वो है उसका लेटेंट हीट. तो ये कन्वर्ट हो गया आपका लिक्विड के अंदर. जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब आगे जाके फिर से इसका टेम्परेचर शो करेगा और फिर ये गैसियस में बदलेगा. तो ये जो ड्यूरेशन था जब गैस में बदल रहा था, ये भी आपके पास क्या शो करेगा, दैट इट इज योर
लेटेंट हीट। क्लियर? अब आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए दैट latent heat is a heat or energy that is either absorbed or released during the phase change of the substance। कि जब substance का जब phase change होता है उस वक्त जो आपके पास एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं latent heat। I think I need a space for this diagram, let me clear it। अब इसको आप ध्यान से देखो, एटमॉस्फेयर के जो फिनोमेना है उसको आप समझो। अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास मान लो आइस है, ग्लेशियर्स आप मान सकते हो। अब उसकी हीटिंग होती है सन की वजह से, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर उसका बढ़ता हुआ दिखोगे, बढ़ता हुआ देखोगे, बढ़ता हुआ देखोगे। तो दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज आई एम शोइंग अबाउट द हीट, है ना। So temperature is increasing. Now I'm saying a point will come when ice will start melting. Ice will, shift in the liquid form. So that phase when this ice is converting into the liquid form, we say that the temperature remains constant here। तो यहाँ पे वो convert हो रहा है liquid में। तो यहाँ पे जो temperature है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो हीट यहाँ पे आप दे रहे हो, हीट तो अभी भी आप दे रहे हो सर, लेकिन ये हीट जो है देने के बावजूद उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो हीट है आइस पार्टिकल्स अपने आप के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द लिक्विड पार्टिकल। so this is known as your what latent heat। now again इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर ये गैसियस फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो अगेन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? दिस इज द latent heat। पिक्चर इज क्लियर कि लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज दैट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज जिसके टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब मैं रिलीज क्यों बोल रही हूँ सर? अब आपके पास वाटर वेपर है, वो अगर उल्टा प्रोसेस कर रहा है, यदि कूल डाउन हो रहा है लिक्विड में बदलने के लिए, जिसको हम कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, टेक योर टाइम, think for 2 seconds. I'm giving you 1 minute to just think what I have taught right now. What is specific heat and what is latent heat? Specific heat means the amount of heat energy required to raise the temperature of object by 1 degree Celsius, and latent heat is that heat which is absorbed, that is provided or released, okay, where temperature remains the constant। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइस एंड वाटर। आपने देखा होगा कि जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर भी जब आप उसको आइस वाटर के ऊपर रखते हो तो वो फ्लोट नहीं करता है। रीजन क्या है उसका? यहाँ पे लेट मी ड्रॉ डायग्राम। ओके, so what I'm saying that properties of ice के ice solid form में होता है फिर भी वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। आइस बॉक्स देखे होंगे आपने, बट ऐसा क्यों है? कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे इफ ओके पहले हम ले लेते हैं गैसियस। तो दिस इज अ गैसियस ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वाटर वेपर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। दैट मीन्स ये है आपके पास गैसियस फॉर्मेट। अब इसमें क्या हो रहा है? कूल डाउन हो रहा है। ये कूल डाउन मतलब ये क्या कर रहा है? एनर्जी को रिलीज कर रहा है। एनर्जी यहाँ पे क्या है? हीट है, जो क्या हो रही है आपके पास? रिलीज हो रही है। तो अब ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यानी इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बट जब अब ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आप बदलोगे तो यूजुअली जनरली क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास में आ जाते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट। लेकिन आइस के केस में ऐसा नहीं होता। आइस के केसेस में ये जो लिक्विड पार्टिकल्स है ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर देते हैं इस तरह से कि क्रिस्टलाइन लेटस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है और ये क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं आइस के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज द रीजन दैट दीज गेट फ्लोट्स ऑन द, क्या कहते हैं, पानी के ऊपर ये फ्लोट करते हैं, है ना। और अगर मैक्सिमम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं पानी की तो वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द एयर प्रेशर।
So what is air pressure? Suppose this is your atmosphere, okay, and this is your Earth surface. In between of the atmosphere and Earth surface, if I have taken an air column, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया मैंने डिसाइड कर लिया जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तो होगा ही सर, है ना, ग्रेविटी लगेगी यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये जो एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे प्रेशर लग रहा है इसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। और इसको मेजर किससे करोगे आप? मिलीबार इज द यूनिट टू मेजर इट। हियर द वाटर आइसोबार। अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। आप हैं अर्थ की सरफेस पे जो कि उबड़ खाबड़ सरफेस होती है, रफ सरफेस, करेक्ट। कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, दिस इज अ प्लेन एरिया या फिर आप वैली एरिया मान सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे विंड जो है इस तरह से फ्लो करती है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर इसको मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर, ये जो आप स्क्रीन का जो टॉप लेयर देख रहे हैं ये है आपके पास एटमॉस्फेयर, और यहाँ सी लेवल मान लीजिए आप, और ये आपके पास माउंटेन है। तो यहाँ से एटमॉस्फेयर से ये जो माउंटेन का टिप है वहां पे आपका प्रेशर जो है वो तो बहुत कम लग रहा है कंपैरेटिवली। ये चीज ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग, कि दिस प्रेशर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस। ये तो आप देखने से ही पता लगा पा रहे हो ना कि एटमॉस्फेयर से सी लेवल तक यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ का कम है। इसीलिए जब आप माउंटेन्स एरिया पर ट्रैकिंग करने कभी गए हो हिमालय पे गए तो यू फील द प्रेशर इज वेरी लेस, आपके कान बंद हो जाएंगे वहां से जब आप वापस नीचे की तरफ आओगे, है ना। तो दिस इज द डिफरेंट एयर प्रेशर। तब आइसोबार क्या होता है कि जो सेम प्रेशर जहां जहां होते हैं उनको कनेक्ट करके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका पूरा वर्ल्ड है ना, एक अच्छे से डायग्राम से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का मैप है, और ये आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये आपके पास सदर्न हेमिस्फीयर। सपोज यहाँ एक माउंटेन है ना, और यहाँ एक माउंटेन है और यहाँ एक माउंटेन है, और ये प्लेन बीच बीच में प्लेन एरिया है, ठीक है। तो प्लेन एरिया का टेम्परेचर मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे एक तरफ से 1000 है, इधर ये 1000 है, और यहाँ पे 1000 है, क्योंकि ये प्रेशर चेंज हो सकता है एज पर द सरफेस। तो आइसोबार का क्या करता है कि जो जहां जहां सेम प्रेशर है ना उनको ये कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो प्रेशर जहां जहां सेम है उनको कनेक्ट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला है, आइसोबार बोला है। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेशर एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर the distance is referred to as pressure gradient. Clear? Now, relation between the temperature and the pressure, very very important. इसको आप समझो, इसको समझ गए तो आपका पूरा क्लाइमेट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। साइक्लोन कैसे बनता है क्लियर हो जाएगा, मॉनसून इंडिया में कैसे आ रहा है क्लियर हो जाएगा, डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके पास एक एयर कॉलम, ठीक है। आपने क्या किया, इसको हीट किया। जब आपने इसको हीट किया तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, और जब ये लाइट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करते हैं, दे राइज अप। तो जब यहाँ पे हॉट कॉलम है एयर का, हॉट एयर है, तो जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, राइज अप। तो जब पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठ गए हैं, यहाँ पे हीटिंग हो गई है, तो वो जो प्रेशर जनरेट कर रहा था वो कम हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास लो प्रेशर एरिया। और वाइस वर्सा क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ये कूल एयर है तो ये हवा नीचे की तरफ बैठेगी, सिंक करेगी, तो ये हो जाएगा आपके पास हाई प्रेशर एरिया। क्लियर है कि लो प्रेशर एरिया क्या होता है और हाई प्रेशर एरिया क्या होता है। फिर से इसको आप देख लेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि अगर देखो डायग्राम, सर सिर्फ कहानी की तरह सुनते मत रहिएगा, आप अपनी नोट्स बनाइए और सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज अ वाटर कॉलम, या फिर सॉरी दिस इज अ कॉलम जहाँ पे आपके पास इस तरह से पार्टिकल्स है। इफ वी आर हीटिंग दिस अप,
तो हीट होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स है वो कंडक्शन की वजह से क्या होंगे, हीट होंगे। तो ये क्या करेंगे, हल्के हो जाएंगे, हल्के होंगे तो ऊपर की तरफ उठेंगे। तो जब कोई भी पार्टिकल हीट होता है, दैट मीन्स द हॉटर ऑब्जेक्ट या हॉटर एयर कॉलम, तो वहां पे जो पार्टिकल्स है वो हल्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर एरिया वहां पे आपका जनरेट हो जाता है। एंड सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास उल्टा ठंडे के लिए। अब हम बात करते हैं विंड के बारे में। विंड जो है इसी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखेंगे। ये है आपके पास, फिर से मैं जितनी बार कहूंगी बार बार बोलती रहूंगी जब तक कि आपको नहीं समझ पाएगा। ये आपने क्या किया, हीट किया। यहाँ पे इसको जब आपने हीट किया, मान लो कि ये लैंड है, कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी गर्म होती है पानी के, तो यहाँ पे ये हीटिंग ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसकी ये पार्टिकल्स हल्के हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर ये उठते हैं तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया है। तो ये हो गया आपके पास लो प्रेशर एरिया। और एक तरफ आपके पास पानी है, यानी कि वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो यहाँ पे एयर क्या करेगी, सिंक करेगी। सिंक करेगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा। अब हवा क्या करती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ भागने की कोशिश करती है। तो जब ये भागती है उसको हम बोलते हैं विंड बोलते हैं। अब आप पूछो कि भागेगी क्यों, है ना। तो कैसे होता है ये, बड़े बीकर में हम समझेंगे। ये पार्टिकल्स क्या किए यहाँ पे, ऐसे, है ना। इनको मैंने जब हीट किया, अब पार्टिकल्स तो पूरी इस सब जगह है ना, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल। तो कंडक्शन की वजह से सबसे पहले ये चीज हीट होगी। ये हीट होगी तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगा, क्योंकि ये हल्का हुआ ना, ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। लेकिन ये ऊपर की तरफ राइज कर दिया तो ये तो फिर गायब हो गया यहाँ से। ये तो क्या हो गया, आपको यहाँ पे जगह ही नहीं मिली। अब 1 मिनट, मुझे इरेजर लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जगह नहीं मिली ना, ये एरिया क्या हो गया, खाली हो गया। अब ये जब एरिया यहाँ पे खाली हो गया, तो ये ठंडी हवाएं यहाँ आने की कोशिश करेगी, जो कि कंपैरेटिवली हायर प्रेशर की थी, लोअर प्रेशर की थी। तो आपको क्या होगा, हवा चलते हुए महसूस होगी। क्लियर है कि हवा कैसे चलते हुए महसूस होगी आपको, है ना। तो ये हो गया आपके पास कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया। अब आते हैं विंड। विंड कैसे चली समझ में आ गया। तो प्रेशर को अफेक्ट करने वाली चीज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स समझ लिया। फ्रिक्शनल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स तो बहुत ईजी है कि अगर हवा चल रही है और अगर उसको कोई ऑब्जेक्टिव, कोई इसको रेजिस्टेंट देने वाला फैक्टर नहीं मिला तो तेजी से चलेगी। और अगर रेजिस्टेंट देने वाले फैक्टर जैसे पहाड़ आ गए, पत्थर आ गए, या रास्ते में कुछ बैरियर्स आ गए, जो उसको बैरियर दे रहा, फ्रिक्शन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज अबाउट द कोरियोलिस। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ क्या करती है, इस तरह से रोटेट करती है। तो जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस, ठीक है। So this is the Coriolis force. Now there are certain important points that the Coriolis force is directly proportional to the angle of the latitude. It is maximum at the pole. It is absent at the equator. It acts perpendicular to the pressure gradient force and it is responsible for the movement of the wind. अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैसे तो एमटीआर होते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट जो है मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि इतने बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर चुके हैं हम, कि आप अगर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करें तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो आज का टाइम हम आपको देते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करें एंड थिंक ऑन इट। एंड टुमारो इफ यू डोंट नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल आंसर योर क्वेश्चन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कल से हम अपने जो मेन एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स है, दैट इज वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 8 ऑफ द एनसीईआरटी, दैट इज द एटमॉस्फेयर। उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और उसको कंटिन्यू करने से पहले हम एक छोटा सा डाउट सेशन लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले हम डाउट क्लियर करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे इसके ऊपर, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर। ओके, तो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर।